नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जीएस के सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे, जो हमारे आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें फ़ायदा पहुंचाने वाला है। चाहे वो बिहार के एग्ज़ाम हो, यूपी के एग्ज़ाम हो, राजस्थान के, एमपी के, कहीं के भी एग्ज़ाम हों जिनमें जीएस पूछा जाता है, उन हर एग्ज़ाम में ये काम आने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ पढ़ा दिया है। तो इस क्लासेस को करने के बाद, ये सारी जो क्लासेस होंगी उनको करने के बाद आपको कहीं से भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये आपको तब फील होगा जब आप लोग ये प्रॉपर क्लास करेंगे। एक दो क्लासेस नहीं होगा, लेकिन जब आप पूरी पूरी क्लासेस कर लेंगे तब आपको एहसास होगा कि इतने बेहतरीन तरीके से, डिटेल तरीके से, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर दी गई है कि हमको बार बार इधर उधर टहलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इस हिंदी मीडियम चैनल की शुरुआत जब मैंने की थी, तो उस समय सामने हमारे बिहार का एग्ज़ाम था। तो मैंने उसके लिए, जो बीपीएससी के लिए या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में जो बिहार स्पेशल पूछा जाता है दोस्तों, मैंने वो अच्छे से करवाया था आपको। तो बिहार स्पेशल की क्लासेस मैंने अच्छे से करवाई, उसकी प्लेलिस्ट बना दी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, और आप लोग लगातार उसको देख रहे हैं। अपने एग्ज़ाम में जो आए हुए सवाल हैं उनसे मैच कर रहे हैं कि ये सवाल जो हमारे एग्ज़ाम में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। 29 क्लास हुई है, एक क्लास मुश्किल से और बना दूंगा। जो आसपास के एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे जो सवाल आए हुए हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो, नहीं तो 99% उसी से आता है। चाहे 71 का एग्ज़ाम देख लो, कहीं का भी एग्ज़ाम देख लो, उससे बाहर नहीं आएगा। वो इतने बेहतरीन नोट्स हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप में जो 71 का ही एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मैंने आपको जो बिहार का पीवाईक्यू होता है वो करवाया, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो करवाया, जो बजट होता है दोस्तों मैंने वो करवाया, और फिर मैंने जो करंट अफेयर होता है वो सारी चीज़ें आपको करवा दी, जिसका फ़ायदा आपको 71 का जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ उसमें आपको डायरेक्ट फ़ायदा देखने को मिला कि 40 से 45 सवाल उसमें से डायरेक्ट आए, टू द पॉइंट आए। मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया भी है। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक बार प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के, अच्छे तरीके से 2 4 10 जगह से कलेक्ट करके, और फिर उनको अगर बच्चों को दे दूँ, पढ़ा दूँ, तो उनका और ज़्यादा मतलब कि भला हो जाएगा। कहीं भी उनको भटकने की ज़रूरत 20 जगह नहीं पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, या तो फैक्चुअल बता देंगे, या तो फिर लंबी लंबी 3 3 घंटे की क्लासेस करवा के, मैराथन क्लासेस, ये वो, उससे कुछ भला नहीं होता है। उससे क्लासेस या जो आपकी तैयारी है हमेशा आपको अधूरा ही फील करवाएगी, कभी भी पूर्णता वाला भाव नहीं आएगा। एक बार जब तक आपके नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी जो लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए हो, तब तक आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं। चाहे जितनी कोशिश कर लो, कभी तुक्के से हो जाएगा तो मेंस में फंसोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट या फैक्चुअल दोनों रूप से आप मजबूत नहीं हैं। तो इनको मजबूत करने के लिए मैंने सोचा कि एक राउंड में पूरा का पूरा जीएस में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर मेंस पढ़ा दूंगा। सारा कुछ इस मतलब कि यूट्यूब चैनल पे मैं फ्री रूप में सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर शुरू किया कि जो मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री होती है वहाँ से, तो एक क्लासेस हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, जो लगभग आधा हो चुका है। ठीक है। अब 1857 की या जो भी विद्रोह है वो सारी चीज़ें बची हैं, वहाँ से शुरू करते हुए हम पूरा का पूरा राष्ट्रवाद पढ़ते हुए चीज़ों को ख़त्म करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही। दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है वो बायोलॉजी चल रहा है। ये सारा हमारा चैनल पे ये सारी चीज़ें अभी तक करवाई जा चुकी हैं। ठीक है। ये हर बार मुझे इसलिए बताना होता है कि मेरे चैनल में जो नए लोग जुड़े हैं ना, उनको आइडिया तो लगे कि भाई इस चैनल पे इसने क्या क्या बता दिया है, क्या क्या बताएगा आगे। तो बायोलॉजी जो हम लोग कवर कर रहे थे, बायोलॉजी, उसमें हमारे देखो 4 चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हो गए। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको पता होगा कि इस चैनल पे किस तरीके से सारी क्लासेस करवाई जाती हैं। देखो, मैं अपनी जो नोट्स होते हैं इतना सारा मार्जिन में इधर और इधर देता हूँ, जिससे आपको कॉपी ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही नोट्स में आपका सारा काम हो जाए। तो यही मेरा नोट्स देने का तरीका है। मैं तैयारी करने के बाद मैं चाहता हूँ कि बच्चा कभी भी मतलब कि दाएं बाएं ना भटके, यहीं पे रहे, और उसके सारी समस्याओं का सॉल्यूशन एक जगह हो पाए। उसको नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी पता हो पाए, पढ़ना कैसे है ये भी पता हो पाए, उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो बायोलॉजी जो हम लोग समझ रहे थे, उसमें मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था कि सेल, कोशिका क्या होती है, कोशिका का पूरा फंक्शन, कोशिका हर एक चीज़ मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको जेनेटिक्स, जो आनुवांशिकता होती है वो बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि सेल डिवीज़न,
सेल डिवीज़न के बाद मैंने आपको टिश्यू बताया। तो 4 चैप्टर हमारे पूरे तरीके से सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम जो चैप्टर शुरू करेंगे, अब खुद ही सोचो कि हमने सेल के बारे में जान लिया, सेल से बहुत सारी सेल से मिलके बनता है टिश्यू, तो टिश्यू के विषय में भी हमने जान लिया, ऊतक के विषय में। अब हमारा जो अगला सिस्टम आएगा वो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूओं से मिलके बनता है ऑर्गन। तो ऑर्गन, एक एक ऑर्गन समझे। जैसे मान लो कि लंग हमारा एक ऑर्गन है, किडनी हमारा एक ऑर्गन है, फेफड़ा हमारा एक ऑर्गन है। ये सारी चीज़ें हमको समझनी होती है। दांतों का सिस्टम, मतलब कि जो हमारे एक ऑर्गन, मतलब कि दांत के बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उनसे मिलकर दांत जैसे है, जैसे मुंह है हमारा, तो ये एसोफेगस है या पाचन तंत्र का हिस्सा है, तो उसको पढ़ना। तो ये सारे सिस्टम हम हमको पढ़ना होता है, एक एक सिस्टम। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम होते हैं जो ऑर्गन से, जैसे टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना। अब बहुत सारे जो ऑर्गन मिल जाएंगे तो उन ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। हमारा शरीर ही है, मेरा मान लो मेरा शरीर है। अब ये शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे हर जगह पे कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से मिलके बहुत सारा टिश्यू बनता है। अब इन टिश्यूओं से मिलके बहुत सारे हमारे ऑर्गन बनेंगे, एक एक बड़ा बड़ा अंग बन गया। अब उस पूरे अंग से मिलके जो ऑर्गन बने, उनसे हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम तैयार हो जाता है। जैसे खाने का सिस्टम, सूंघने का सिस्टम, या सांस लेने का सिस्टम, इस तरह का सिस्टम बन गया। अब इन सारे सिस्टमों को मिला के मेरा का पूरा शरीर, एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें को कवर कर ली, एक कोशिका कवर कर ली और दूसरा हमने जो टिश्यू होता है वो कवर कर लिया। अब तीसरे सिस्टम में हमारा ऑर्गन में हमको जाना चाहिए। ऑर्गन पता है कैसे पढ़ा जाता है? ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हुए, एक एक सिस्टम लेते हुए उस दौरान जितने भी ऑर्गन आते जाए ना, उनको पढ़ लिया जाता है। इससे हमको चीज़ें स्पष्ट तरीके से याद हो जाती हैं। तो हम जो अगला चैप्टर ले रहे हैं, वो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एक सिस्टम लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम होने वाला है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होने वाला है। लेकिन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कोई पढ़ता है तो पहले तो ये जान लेना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, कि हम जो खाते हैं, न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम, कोई आपने सुना होगा कि यार तुम प्रोटीन ज़्यादा लिया करो, शरीर के लिए अच्छा होता है, फैट कम खाया करो, कार्बोहाइड्रेट कम खाया करो, लिपिड मतलब जो होता है वो कम खाया करो, विटामिन अच्छे से खाया करो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रफेज खाया करो, ये क्या होती हैं? जब खाने की चीज़ें हम समझ लेंगे तो फिर उसके बाद हम पचाने की चीज़ें समझ लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पोषण क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। और इस समझने के दौरान हम लिपिड पढ़ लेंगे, फैट जो होते हैं वो पढ़ लेंगे, हम प्रोटीन पढ़ लेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, हम विटामिन सारे पढ़ लेंगे, मिनरल सारे पढ़ लेंगे। ये सारा कुछ करके उसके बाद मैं आ जाऊंगा खाने के बाद पचाने में। जब पच जाएगा तो उसके बाद जो एक्सक्रीशन होता है वो चीज़ पढ़ लेंगे, सांस लेने का सिस्टम हम पूरा पढ़ लेंगे, ब्रीदिंग वाला। तो एक एक सिस्टम पढ़ते हुए मैं सारा कुछ आपको स्पष्ट तरीके से बताता चलूँगा, आपको भटकना कहीं नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन दोनों में पढ़ लेंगे, आदमियों में या जो एनिमल होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, और जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एक एक स्टेप हमने कोशिका भी मतलब कि एनिमल की पढ़ी, प्लांट की पढ़ी, टिश्यू भी एनिमल के पढ़े, प्लांट के पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एनिमल का पढ़ेंगे, प्लांट का पढ़ेंगे, दोनों का पढ़ेंगे, दोनों से सवाल आते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं भटकना ना पड़े, ये उद्देश्य है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन किसी भी कोचिंग से आप कंपेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा मटेरियल दूंगा, लेकिन समय उससे कम ही लूँगा मैं। उससे बहुत सारा समय आपका बचेगा, आपका जाने में, आने में, पढ़ने में। एक एक घंटे, दो दो घंटे की क्लासेस वो 15 मिनट की चीज़ों को बताते हैं, और वही चीज़ मैं कॉन्साइज करके आपको उससे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, बस फालतू की बकवास नहीं करता। ठीक है, तो चलो, तो ये मत सोचना कि बहुत सारा इसने टाइम लगा दिया है। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन, इसी को हम समझेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो, न्यूट्रिशन वो चीज़ें होती हैं, जैसे हम कुछ लेते हैं, खाते हैं, तो उन खाने में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारा कुछ मिलाकर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इस खाने के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में होता है बायोलॉजिकल चेंज। जैसे हमने खाया, मैंने मान लो कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट, या मैंने शुगर खाया, मान लो कि स्टार्च खाया, आलू खाया मैंने, तो आलू जैसे ही खाया तो मेरे शरीर में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो जैसे ही कोई रिएक्शन होता है तो मेरे शरीर से एंजाइम निकलते हैं, और वो एंजाइम उसके साथ जुड़ते हैं। जो चीज़ मैंने खाया होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों
टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे वो शरीर में पाचित होता है। तो उन चीज़ों में जो हम खाते हैं उन चीज़ों में क्या पाया जाता है वही उसका न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब कि एक बायो न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसको हम मतलब कि कोई जीव है वो कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है और उस फूड और वाटर को अपने बॉडी के सपोर्ट के लिए यूज़ करता है, जिससे उसका जो है ग्रोथ हो सके और उसकी हेल्थ बेहतर हो सके। इस चीज़ के लिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो पोषण जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है जिसके तहत शामिल होता है। अब पोषण का मतलब सिर्फ खा लेने से पोषण नहीं हो जाता है, खाद उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं, पोषक तत्व तो पाए जा रहे हैं उस आलू में, लेकिन सिर्फ आलू में होने से जो है मतलब कि हमारे शरीर को लग नहीं जाएगा, या हम सिर्फ खा लेंगे तब हमारे शरीर को नहीं लग जाएगा। जब तक ये सारे प्रोसेस नहीं हो जाते हैं तब तक वो न्यूट्रिशन या जो पोषक तत्व है या उस चीज़ में जो पाया जाता है हमारे शरीर को लगता नहीं है, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमको न्यूट्रिशन प्राप्त हो गया। जब तक हम उस भोजन को ले न ले, इनटेक ऑफ वाटर मतलब अपने को ग्रहण ना कर ले, ग्रहण करने के बाद जब तक वो भोजन या जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमारे शरीर में पच ना जाए, और पचने के बाद वो हमारे शरीर में अवशोषित ना हो जाए कि हमारे शरीर को जो एब्जॉर्ब हो जाए, कोशिकाओं तक मतलब कि पहुंच जाए, और कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद एसिमिलेशन ऑफ फूड वो हमारे शरीर में लग जाए। मतलब कि जैसे शरीर में लगना कहते हैं भाई, जब जिसके शरीर में पचेगा ही नहीं, खा लिया डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो हमारे शरीर में लगेगा कैसे। तो ये प्रोसेस हो जाए और बचा हुआ जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाए, जो टॉक्सिक मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकल जाए। तो जब इतना पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है ना, तब हम कहेंगे कि हमको न्यूट्रिशन या जो हम खाद्य पदार्थ हमने खाया हमारे शरीर को लग गया। तो इस पूरे प्रोसेस में जब कोई पदार्थ हम खाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट या आलू है या प्रोटीन है, कुछ भी जो खाएंगे, अगर इस सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ हमारे शरीर में लगता है, टॉक्सिक मटेरियल निकल जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने पोषण युक्त खाद्य पदार्थ खा लिया है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम समझेंगे। न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे हम जो चीज़ खाते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारी ग्रोथ के लिए, विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं खराब हो जाती है उनको रिपेयर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर का मेंटेनेंस करते हैं, ये सारा कुछ ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी किस किस तरीके को हो सकते हैं, ये तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, जल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से न्यूट्रिएंट मिलके बने होते हैं, और यही चीज़ तो एक जरूर जो जीव होता है उसके शरीर को या एनर्जी प्रदान करने के लिए, विकास के लिए, यही सारी चीज़ें कुछ ज़रूरत तो होती है। ठीक है, अब सबकी ज़रूरत अलग अलग तरीके के, सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम दूसरा है, प्रोटीन का काम दूसरा है, विटामिन का काम दूसरा है, वसा का काम दूसरा है, जल का काम दूसरा है। तो ये सारा कुछ मिलके हमारे शरीर को एक मतलब कि स्वस्थ शरीर बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे। देखो, बायोकेमिस्ट्री में जो आपने सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म जो किसी भी जो जीव होता है, जब जैसे आप सुने होंगे कि इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, इसका मेटाबॉलिज्म खराब है, तो क्या है आखिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो बायोकेमिस्ट्री या मतलब कि जो हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर है, अब हमारे शरीर में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। कुछ भी हमने खाया, कुछ भी लिया, तो वो बायोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, या मतलब कि उपापचय या चयापचय, जो भी बोलते हैं मतलब कि बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके का प्रोसेस होता है, मतलब कि कुछ का टूटना भी मेटाबॉलिज्म है और कुछ का जुड़ना भी मेटाबॉलिज्म है। देखो, जैसे पौधे होते हैं और पौधों में जो प्रक्रिया होती है कि उनके जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया भी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, और भोजन को हमारे शरीर में ग्रहण करना, हमारे शरीर को लगना, ये भी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। तो दोनों तरीके की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। तो इनमें जो दो तरीके होते हैं, एक को बोला जाता है एनाबॉलिज्म, इसको उपापचय बोलते हैं, जिसको, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, जिसको अपपचय बोलते हैं। तो इसमें दोनों प्रोसेस में होता क्या है, एनाबॉलिज्म में होता है कुछ सिंपल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित होते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, कुछ खाना बनता है। ये समझ गए आप। जैसे जैसे जो सूर्य के प्रकाश में जो प्रक्रिया होती है पत्तियों में, क्लोरोफिल के माध्यम से जो मतलब कि खाना बनता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लिया, H2O जड़ से ले लेते हैं,
और इसके बाद जो मतलब कि एनर्जी, जो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी ले लेते हैं और बाद में वो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं और हीट जो है बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को हम कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा जो है जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर और जो एनर्जी है वो हमारे जो पेड़ पौधे उनकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो स्टोर हो रही ना, कुछ प्राप्त हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडोजेनिक रिएक्शन। इंडोजेन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ती, स्टोर होता है, ये सब चीज़ें तो ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया जैसे मतलब कि फोटोसिंथेसिस है, तो ये एक तरीके की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है जो भोजन है वो स्टोर हो रहा है, इसके प्राप्त एनर्जी आ रही है। अब जब ये एनर्जी का लॉस करेगा तो हो जाएगी एक्सोजेनिक प्रोसेस, मतलब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ठीक है, ऊष्माक्षेपी ही बोलते हैं ना, तो एक बार हिंदी वाला चेक कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस है। अब देखो ये प्रोसेस एनाबोलिज्म तो हम समझ गए कि कुछ चीज़ों का बनना, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव प्रोसेस। और दूसरा होता है कैटाबोलिज्म, जिसका मतलब है कुछ चीज़ों का टूटना। बड़ा पदार्थ है, इसमें सिंपल कार्बनिक पदार्थ था, कॉम्प्लेक्स में बदल रहा था। अब दूसरा प्रोसेस होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा पदार्थ होगा, वो छोटे में टूटेगा। तो ये जो दूसरा मतलब कि चरण है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या कैटाबोलिज्म। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है या ग्लूकोज होता है, इसको हम लेते हैं अपनी बॉडी में, ग्रहण करते हैं, और जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया या कुछ भी ग्लूकोज खाया तो हमारे शरीर में जाता है, फिर और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, और फिर वो टुकड़ों में बढ़ने के बाद रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से धीरे धीरे करके वो कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो टूटता है, और टूटने के बाद हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। वाटर जो होता है वो पसीने के माध्यम से बह जाता है, और एटीपी के रूप में हमको एनर्जी मिल जाती है। तो जैसे एनर्जी मिल गई तो बड़ा पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट था या ग्लूकोज था, वो छोटे छोटे में टूट के हमको एनर्जी मिल गई। तो एक तरीके का कैटाबोलिज्म है, ये छोटे छोटे पदार्थों में टूटा, तो इसको जैसे रेस्पिरेशन होता है, तो इसको बोल देंगे जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, और इसी को बोल देंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें से हमारे शरीर से ऊष्मा निकल गई, ठीक है, तो हमको एनर्जी प्राप्त हो गई। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों प्रोसेस को जब मिला दिया जाता है तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ गए। अब बीमार पड़ने पर एक नोट है कि बीमार पड़ने पर हमारा बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। लोग ऐसा मत समझना कि घट जाता है, ये उल्टा होता है, तो इसको दिमाग में रखना, कभी सवाल पूछ ले फैक्चुअल तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब मेटाबॉलिज्म हम समझ चुके हैं। अब इन्हीं सब का जो किस चीज़ का मेटाबॉलिक होता है, मतलब कौन सी चीज़ें हमारे शरीर में पचती हैं या जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उनको क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, अब एक एक करके उनको जो है हम समझ लेंगे। चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, विटामिन हो, जल हो, कोई भी हो, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। अब इनको समझने के बाद फिर हम डाइजेशन समझेंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले समझते हैं। देखो जैसे ही हम भोजन लेते हैं ना दोस्तों, जैसे हमने कुछ खाया, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम खाते हैं दोस्तों, तो जैसे हमारे मुंह में भोजन जाता है, तो भोजन जैसे ही गया, स्टार्च है, कुछ भी है, तो जैसे मुंह में गया ना दोस्तों, तो उसी समय हमारे यहीं पे मुंह से ही एक मतलब कि जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गई, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई, मैक्सिलरी ग्लैंड हो गई, इस तरह की बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। ये सब पाचन तंत्र में बताऊंगा। तो उनके माध्यम से एक जो एंजाइम होता है, जिसको टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं, इनका सिक्रीशन होता है, ये निकलते हैं। और ये पहला एंजाइम होता है जो हमारे मुंह से निकलता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, जबकि प्रोटीन वगैरह का पाचन हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत जब यहाँ पहुँचने के बाद होता है, तो वहाँ अमाशय से या अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, उनसे होता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, उसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, कि जैसे ही खाते हैं तो हमारी जो ग्रंथियाँ यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, इन सब ग्रंथियों से बहुत तरीके के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। टाइलिन है, जिसको एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं, और यहीं से कार्बोहाइड्रेट जो है पाचित शुरू हो जाता है। पहली जो कार्बोहाइड्रेट बनती है वो डाइसैकेराइड होती है। तो ये दिमाग में रखना, बाद में हम इसको समझेंगे, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का समझ लो कितने तरीके के होते हैं और क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है हाइड्रोजन। तो जो पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होती है, तो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिल के बनते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके का हो कि सी जो है, सी हो
कार्बन हो और हाइड्रोजन उनके दुगना हो और ऑक्सीजन हो, तो इस तरीके का अगर हो तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब एक मिनिमम संख्या कार्बन की होनी चाहिए। अब सी में कुछ भी रखो, सी की जगह एक रखो, जैसे इसका फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका CnH2nOn होता है। अब इसमें सी की जगह कुछ भी रखो, जैसे कि एक मात्रा तो होनी चाहिए, जैसे सी की जगह हमने 6 रखा तो एच कितना हो जाएगा, एच जो है डबल हो जाएगा, 2n है तो सी की जगह एन की जगह आपने 6 रखा तो 2n का कितना हो जाएगा 12। अब ओ का कितना हो जाएगा, एन की जगह 6 तो एक ये बन गया। सी की जगह आप 12 रख दो तो एच कितना हो जाएगा, 8 9 24 हो जाएगा, और ओ की जगह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सी की जगह 11 रखो तो एच 22 हो जाएगा, ओ 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी रख के जो है जो कार्बोहाइड्रेट है उनके प्रकार, उनके अवयव बहुत सारे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन मिलते हैं, इसका फॉर्मूला यही होगा। इसी अनुपात में मिलेंगे तो वो मिलने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, अब ये मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट जो 3 प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है मोनोसैकेराइड, दूसरे को बोला जाता है डाइसैकेराइड और तीसरे को बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 होता है और पॉली का मतलब है 2 से ज़्यादा या बहुत, ऐसा होता है। तो मोनोसैकेराइड का मतलब है कि वैसे पदार्थ जो एक ग्लूकोज के अणु या कार्बोहाइड्रेट जो एक ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनते हैं। डाई का मतलब है जो 2 ग्लूकोज, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके ही बनता है, ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिलते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो एक ग्लूकोज का जो अणु मिलके बनेगा, ग्लूकोज है, या नाम बहुत अलग अलग भी होते हैं, तो एक से जो मिलके बनेगा, कार्बन की जो छोटी का सबसे छोटा जो यूनिट बनेगा उसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड, जो सबसे मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो प्राथमिक रूप होगा। उसके बाद जब यही मोनोहाइड्रेट कई मिल जाएंगे तो वो डाइसैकेराइड बन जाता है, और यही डाइसैकेराइड कई मिल जाएंगे या मोनोसेक्राइड बहुत सारे मिल जाएंगे तो पॉलीसेक्राइड बन जाता है। तो पहले हम समझते हैं मोनोसेक्राइड को। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, सी की जगह 6 रखा जाएगा, H12O6, बस इतना ही होगा, सबसे बेसिक रूप ये होगा। और ये जो है ये डाइजेशन, दे नीड नो डाइजेशन एंड, मतलब कि इनके लिए डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये सीधे सीधे हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन, जो मोनोसेक्राइड रहते हैं। तो दिमाग में ये रखना कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनको हमको पचाने के लिए कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी बॉडी में पचित हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं अभी हम समझेंगे। 6 कार्बन के परमाणु है इसमें, इसलिए इसको हेक्सोज सुगर भी कहते हैं। ठीक है, दिमाग में ये रखना। अब ये कौन कौन से एग्जाम्पल समझो, जैसे ट्राइयोज है जिसको ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, ये ग्लूकोज का प्रकार है, ये मोनोसैकेराइड का प्रकार है। देखो आपको प्रकार पूछ लेगा, इसीलिए प्रकार को जरूर याद रखना है। दूसरा जैसे टेट्रोज है जिसको इरेथ्रोज बोलते हैं, ये हो जाएगा। हेक्सोज है जैसे ग्लूकोज है, ये हो जाएगा। ग्लूकोज को ही ग्रेप शुगर, जैसे अंगूर में जो शुगर पाई जाती है वो ग्लूकोज ही पाई जाती है, तो ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड होता है, ये तुरंत एनर्जी देता है, तो दिमाग में रखना। फ्रक्टोज है जिसको फ्रूट शुगर, जो फल में और जो फल होते हैं अंगूर के अलावा उनमें जो मतलब कि शुगर पाई जाती है, जो मीठापन पाया जाता है, उसमें मीठापन पाया जाता है तो एक तरीके का सुक्रोज हो गया, या जो मतलब ग्लूकोज हो गया एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो उसमें जो फल हैं उनमें जो मोनोसेक्राइड पाई जाती है वो किस तरीके की है, वो उसको बोलते हैं फ्रक्टोज, क्योंकि ये फ्रूट वाली शुगर है। तो ये फ्रूट में शुगर में जो फ्रक्टोज पाया जाता है तो इसको फ्रक्टोज बोलते हैं, और ये फ्रूट शुगर इसको बोलते हैं। और नेचुरल रूप से ये सबसे मीठी चीनी यही होती है जो फलों में पाई जाती है, जिसको फ्रक्टोज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। गैलेक्टोज है, ये भी मोनोसेक्राइड है। पेंटोज है जो एक तरीके का राइबोज शुगर है, क्योंकि इसमें कार्बन की 5 है तो H10 हो जाएगा, O5 हो जाएगा, तो एक तरीके का इसमें कार्बन की एक मात्रा कम है, तो ये C5H10O5 एक तरीके का पेंटोज है, इसको राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, अच्छे है तो हेक्सोज शुगर बोल देंगे। 3 है तो ट्राइयोज, टेट्रोज, हेक्सोज, जितने भी हैं उसके हिसाब से, और ये सब है मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल से देखो सवाल आएगा, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। ठीक है, अब आओ जाओ डाइसेक्राइड पे। अब जब बहुत सारे जो मोनोसेक्राइड हैं वो मिल जाते हैं, तो 2 मिल गए, 1 से 2 हो जाते हैं तो वो बन जाता है डाइसेक्राइड। जैसे एग्जाम्पल में सुक्रोज है, जो केन शुगर, इसको गन्ने वाली चीनी बोलते हैं, जो सुक्रोज होता है, तो जो गुड़ वाली चीनी है, तो ये सब जो गन्ने के रस में पाई जाती है वो कौन सी चीनी होती है, उसको सुक्रोज बोलते हैं। माल्टोज होती है, लैक्टोज जिसको दूध में जो शुगर पाई जाती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मूला जो डाइसेक्राइड है ये होता है। ठीक है, तो ये डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हो गए, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, अब तीसरा मैं बता दूं, देखो जो मतलब कि मोनोसेक्राइड है और जो डाइसेक्राइड है, ये दोनों दिखने में किस तरीके के होते हैं। चीनी को आप
देख लो, इनका सारा प्रॉपर्टी या सारा गुण आपको समझ में आ जाए। जो चीनी का गुण होता है वही मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड का गुण होता है, और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इनका गुण जो है चीनी के गुण से अलग होता है। मतलब देखने में, अगर चीनी के दिखने में या चीनी का जो गुण होता है क्या होता है, जल में घुलनशील होती है, मीठी होती है, रंगहीन होती है, क्रिस्टली होती है, इस तरीके की होती है। अब बताओ, ये सारी चीज़ें जो मोनोसेकेराइड है और डाइसेकेराइड है, सेम तरीके के ये भी होंगे, लेकिन पॉलीसेकेराइड इसका उल्टा हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। तो जो डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, वो किस तरीके के हैं, जल में ये घुलनशील है। चीनी को दिमाग में रखो, तो चीनी जल में घुलनशील है कि नहीं, हाँ है। मीठी है कि नहीं, हाँ है। रंगहीन है कि नहीं है, हाँ है। वाइट 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 होती है। क्रिस्टली है कि नहीं है, हाँ क्रिस्टल के रूप में होती है। तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों की प्रॉपर्टी ये होती है। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एकदम उल्टा होती है। जैसे आपने आलू को देखा, आलू क्या है, एक तरीके का कार्ब्स है, लेकिन आलू में जो है गेहूँ है, आलू है, चावल है, ब्रेड है, इन सब में क्या होता है, ये सब पॉलीसेकेराइड है। बहुत सारे जो मोनो, डाई और इन सब से मिल के बने होते हैं। तो ये एकदम उल्टा होता है। क्या आलू रंगीन होता है? हाँ रंगीन हो सकता है, कई कलर का हो सकता है, लाल हो सकता है, वाइट हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। अघुलनशील होता है, क्या पानी में घुल जाता है? नहीं। संग्रहित ईंधन का कार्य करता है, हाँ उसके अंदर जो मतलब कि भोजन है वो संग्रहित रहता है। अक्रिस्टली होता है, बिल्कुल सही बात। तो इसका जो उल्टा होगा ना, मोनो और डाई का, वो पॉली होते हैं, और ये कई सारे जो ग्लूकोज हैं इनसे मिलके बने होते हैं। इनका फॉर्मूला यही है, H6H12O6 या O5O6 होना चाहिए ना, O6, और इस बाहर N लगा दो कि N की जगह कुछ भी रखते जाओ, ठीक है। तो N की जगह कुछ भी रखते जाओगे, तो जैसे N की जगह आप 1 भी रखोगे तो यही बन जाएगा, 2 रखोगे, ये 3 4 5 कुछ भी रखते जाओ तो ये पॉलीसेकेराइड बनते चले जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनका जो फार्मूला H6N की जगह 2 से ज़्यादा ही रखा जाता है, क्योंकि 2 रखोगे तो डाई हो जाएगा। तो C की जगह अगर 3 रखोगे N की जगह ना, तो 6 का 18, और कितना बारते हैं 36, और O 6 का 18, इस तरीके के जो बनेंगे। N की जगह 3 से ज़्यादा रखते जाओ तो पॉलीसेकेराइड बनते चले जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके जैसे मंड हो गया, स्टार्च हो गया, स्टार्च में क्या क्या, गेहूं, चावल, ब्रेड, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेलुलोज हो गया, जो सेलुलोज जो होता है, जो पौधे होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो मतलब कि सेलुलोज से ही बनी होती है। और ये हमारी बॉडी में जो अनयूज्ड होते हैं, और ये कंट्रीब्यूट क्या करते हैं, रफेज हमारी बॉडी में जो फंक्शन, हमारी बॉडी का फंक्शन होता है उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर देते हैं। बाकी ये हमारे शरीर में जो है अनयूज्ड होते हैं। ये प्लांट की जो सेल मतलब कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ग्लाइकोजन इसी तरीके का पॉलीसेकेराइड है, इसको एनिमल शुगर भी बोलते हैं। ये फ्यूचर फूड होता है। हमने जो ग्लूकोज लिया, अब जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत थी उतना तो हमारी बॉडी में पच गया। अब भाई जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो 4 रोटी खा, अब हमारी बॉडी की ज़रूरत 2 रोटी की है, मैंने 4 रोटी खा ली, तो 2 रोटी का ग्लूकोज शरीर में कहाँ गया? तो वो जो ग्लूकोज हम खाते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वो हमारे लीवर में, हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। और जब हमारे शरीर को, अब मान लो उसके बाद मैंने शाम को खाना नहीं खाया, अब शाम को खाना नहीं खाया तो मुझे भूख लगी, तो अब मुझे मेरा शरीर कैसे मैनेज करता है? तो वही जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज का एक रूप था, ग्लाइकोजन में इकट्ठा हो गया। अब ये प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे इकट्ठा होता है। ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो गया, अब वो क्या काम करता है, वो फिर ग्लूकोज में टूटता है। तो टूटने के बाद फिर हमको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज फिर जाता है किसमें, कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके माध्यम से हमको एनर्जी मिलती है। तो ग्लाइकोजन को इसलिए फ्यूचर फूड बोला जाता है, इसको एनिमल शुगर भी बोला जाता है। ये मांसपेशियों में संचित होता है, लीवर में और अन्य बॉडी पार्ट में। काइटिन होता है, जो फंगस होते हैं उनकी जो सेलवाल बनी होती है, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहरी परत होती है, वो इंसेक्ट के ईओकाइटिन से ही बनी होती है। तो आपको दिमाग में ये रखना है। चेंज मतलब कि, तो आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ये मोनोसेकेराइड। तो पूरी तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट समझ गए। कार्बोहाइड्रेट में इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं आएगा, आप देखते जाओ बस, जितना बताता जा रहा, बस ये इसको ना भूलना, इसके एग्जाम्पल को ना भूलना, तभी आपके सारे सवाल सही होंगे। मेरे पढ़ाने से वहीं तक फ़ायदा होगा जहाँ तक आप समझ के याद कर पाओगे। अगर नहीं कर पाते फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं तो भाई ईमानदारी की बात है, मैं बता दूंगा कि देखो मेरे में से आया, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से मतलब कि वो होगा जब तक आपको याद नहीं होगा। तो दो तरफा प्रोसेस है ये। मेरे तरफ से जितना इफ़र्ट किया जा रहा है उतना इफ़र्ट, उसका डबल इफ़र्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके ये चीज़ें याद होंगी, मेमोराइज होगी। और जब तक आपकी मेमोरी बैठेंगी नहीं तब तक इनका फ़ायदा जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में तो नहीं होगा,
ठीक है। अब देखो चेंज का क्या मतलब है कि पॉलीसेकेराइड होता है। अब ये डायरेक्ट हमारे शरीर में पचता नहीं है। जो पॉली है, डाई है, इस तरीके के जो होते हैं, इनको और छोटे 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 अणुओं में जब तक ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बाद और छोटे में टूटता है, जब मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ से फिर एटीपी के रूप में टूटता है, तो तब हमको जाके एनर्जी मिलती है। तो जो हमने स्टार्च खा लिया, मैंने आलू खाया, रोटी खाई, तो क्या रोटी डायरेक्टली पच जाती है? नहीं, रोटी फिर बाद में जाके छोटे छोटे ग्लूकोज में टूटती है, और फिर जाके ग्लूकोज और ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी के रूप में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन सब में जब छोटे रूप में टूटता है तब जाके हमको एनर्जी मिलती है। तो मान लो कि मैंने स्टार्च खाया, तो स्टार्च किस में टूटता है? पहले डाइसेकेराइड में टूटता है, जिसको माल्टोज बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो। और जब माल्टोज में टूट जाएगा फिर ये ग्लूकोज में टूटेगा, और फिर कई ग्लूकोज के 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। और जब ग्लूकोज में टूट जाता है तो यहाँ तक समझें, फिर सुक्रोज जो होता है ये भी और ग्लूकोज में टूट जाता है। लैक्टोज है जो डाइसेकेराइड है, सब डाइसेकेराइड है, तो ये लैक्टोज गैलेक्टोज में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, ये भी मतलब कि ग्लूकोज के ही रूप है। ये मोनोसेकेराइड अब बन गए, ये डाई और पॉली थे, अब ये मोनो में बन चुके हैं। अब जैसे ये मोनो में बनते हैं तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ये खून के माध्यम से छोटे छोटे अणुओं के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे जाता है तो ऑक्सीशोषण होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज हुआ ये ऑक्सीजन से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया हमारी इनको तोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और एटीपी में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े के थ्रू हमारे मुंह के से बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्राप्त होती रहती है। तो यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हो गया, तो ये आपको विसरण के माध्यम से, तो ये मैंने आपको बताया है। और जो H2O होता है, जल होता है, कुछ हमारे शरीर की जो ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करता है, बाकी पसीनों के माध्यम से, एक्सक्रीशन के माध्यम से हमारा शरीर से जो है H2O पानी निकल जाता है, और एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से पूरा का पूरा ग्लूकोज का सिस्टम होता है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं वो भी समझ लो। जो सेलुलोज है, सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, पादप सेल में पाया जाता है, ये पत्तियों में। तो ये मैंने आपको बताया, सेलुलोज जो मतलब कि जो कोशिका होती है उनकी बाहरी जो परत होती है वो प्लांट की, वो सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होती है। सैक्रीन क्या है? सैक्रीन जो होती है दोस्तों एक तरीके की, ये डाइसेकेराइड ही है। ये आइसक्रीम ईटीसी में मिलाया जाता है। जो व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट होता है ना, उनको जो है इस तरीके जो नेचुरल शुगर होती है वो नहीं दी जाती, क्योंकि उनके लिए नुकसान करती है। तो सैक्रीन जो 0 कैलोरी की शुगर होती है ना, आर्टिफिशियल शुगर बनाए कहते हैं इसको, ये बना के जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं इनको दी जाती है। मीठा भी होता है, लेकिन एक तरीके का जंक फूड है जो नुकसान तो करता ही करता है। और ये शुगर फ्री जो टेबलेट होती है ट्यूलिन नामक पदार्थ से मिलकर बनती हैं, तो ये भी दिमाग में रखना है। तो सैक्रीन क्या है? ये मानव निर्मित है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, आइसक्रीम वगैरह में यही मिलाया जाता है, मेन जो शुगर होती है वो नहीं मिलाई जाती है। ये थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ये जो डायबिटीज़ के मरीज है उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। बाकी अगर आप लोग लेते हैं, जैसे फ्रूट वाले, गन्ने वाले होते हैं, या जो जूस वाले होते हैं, ये सब यही सैक्रीन मिला देते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि ये सस्ता होता है, ये बहुत मीठा होता है, थोड़ा सा भी मिलाओ तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो जो अब वो चीनी खरीदेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, इसलिए वो सैक्रीन मिला देते हैं। जो सस्ता पड़ता है, मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि एक तरीके का जंक फूड होता है, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है। शरीर में अगर वसा का उपयोग करना है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट भी हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो दिमाग में ये रखना। अब देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से समझ लिया। अब दूसरा हिस्सा जो हमारा आता है लिपिड, उसको भी समझ लेते हैं। और फिर लिपिड के बाद फिर है कोलेस्ट्रॉल हो गया, और ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, इतना समझ सकते हैं वैसे हम लोग। चलो इसको समझा ही देता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि 32 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो मुझे लगता है कि अगली वीडियो में रखूँ। क्या बोलते हो आप लोग? देखो, लिपिड है, क्योंकि मेन मुद्दा मेरा बोलना नहीं है, आपको थोड़ा सा मतलब कि चीज़ें दिमाग बसे, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। कि मेरे बोलने अकेले से बोल के निकल जाऊँ, आपको दिमाग में ही ना बसे तो क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, तो चलो इसको अगले वीडियो में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा होने लगेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको उतना ही डोज देना है जितना आप ले पाओ, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इतना ही देखो, ये इतना कम नहीं है जितना मैंने आपको बताया। न्यूट्रिशन मैंने इतना सारा कुछ बताया, कार्बोहाइड्रेट के सारे प्रकार बताया। चलो लिपिड करा ही देता हूँ, क्योंकि बहुत कम ही है इसमें भी। देखो, लिपिड क्या होते हैं? वसा। हमने कार्बोहाइड्रेट जो खाया, हमने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या कुछ भी लेते हैं, खाते हैं, तो उसमें लिपिड भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है। तेल है, अब तेल क्या है? एक तरीके की वसा है। घी क्या है? एक तरीके की वसा ही है, लिपिड ही है, फैट ही है। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
लेकिन एक मात्रा से ज़्यादा अगर खाते हैं तो यही फिर हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इनका संश्लेषण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी जो है ये भी किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बने होते हैं। आपको ध्यान रखना कि एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा लिपिड में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में मिलती है। तो दिमाग में रखना कि अगर एनर्जी जो प्राप्त होती है, अगर लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट दोनों को बराबर मात्रा में लेते हो तो उस कार्बोहाइड्रेट से हमको ज़्यादा कम एनर्जी मिलेगी, उस लिपिड से हमको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कैलोरी होती है उसमें। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। इसका जो लिपिड होता है, जो फैट होता है, जो वसा होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? एक तो ये हमको एनर्जी देते हैं, फूड स्टोर रहता है। फैट अंडर द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द रैपिड लॉस ऑफ हीट। हीट है, ठीक है, हार्ट नहीं है। मतलब कि अगर जैसे मतलब कि रैपिड लॉस, हमारे शरीर का जो मतलब कि जो टेम्परेचर है वो अचानक से ना घटने पाए ना बढ़ने पाए, उस चीज़ से ये हमको बचाता है। कौन? हमारे शरीर के जो एडिपोज टिश्यू होते हैं जिनमें फैट इकट्ठा रहता है वो बचाते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हमको कोई घूंसा मारता है तो जिस आदमी के ज़्यादा शरीर में फैट होता है उसको कम लगता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में फैट है, वो एक तरीके का प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, फूड का स्टोरेज कर रहा है, हमको स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, एनर्जी प्रदान कर रहा है। तो ये सारा काम किसका होता है? जो हमारे शरीर में फैट होता है उसका होता है। फैट होते हैं दो तरीके के, एक होता है ट्रांस फैट, एक होता है मतलब कि एक होता है संतृप्त होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। दो तरीके के होते हैं। तो दोनों में अगर तुलना की जाए, और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, असंतृप्त, ये भी दो तरीके के होते हैं। इन ये दो तरीके किस तरीके से उनके कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की श्रृंखला जुड़ी है ना, उससे डिसाइड होता है कि वो सिस है कि ट्रांस है। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक फैट होता है वो होता है ट्रांस फैट, असंतृप्त का। लेकिन इसके बाद ये खराब होता है संतृप्त, उसके बाद सिस फैट खराब होता है। तो ये क्रम है कि कौन ज़्यादा खराब है। ठीक है, सिस असंतृप्त दो है, दो तरीके के होते हैं। लिपिड का संश्लेषण जो होता है वो एस्टेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से होता है। तो लिपिड कैसे बनता है? एक प्रोसेस होता है जो एस्टेरिफिकेशन होता है। इसमें जो होता है क्या, एल्कोहल जो होता है जैसे, और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ता है तो एस्टर बनता है। जैसे मान लो कि आपने कुछ भी खाया, चावल खाया, चावल जो है जैसे ही खाया हमारे शरीर में गया, उसके बाद हमने पानी पी लेते हैं तो वो एक तरीके का मतलब कि वसा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उससे जुड़ता है तो एस्टर बनता है, और एस्टर ही जाके आगे चल के लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सारी प्रक्रिया होती है जो एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसी से लिपिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, वसा जो होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संतृप्त वसा, दूसरी होती है असंतृप्त वसा। असंतृप्त जो संतृप्त वसा जो सैचुरेटेड फैट होता है दोस्तों, इसमें सिंगल बॉन्ड में सारे जो अवयव होते हैं जुड़े होते हैं, और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दिमाग में बस इतना रखना है। इनमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं और असंतृप्त में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं। देखो मोटा मोटा समझो, अभी कंफ्यूज मत होना। ये सब इसलिए बता दे रहा ना कि एग्जाम की लैंग्वेज इस तरीके से होती है तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए। अब पता लगा मैंने बस प्रैक्टिकल रूप में समझा दिया, लेकिन एग्जाम की लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आ रही। अब सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको समझ में तो आना चाहिए। तो दोनों चीज़ें यहाँ लिखना भी ज़रूरी है। अब देखो होता क्या है मैं बताऊँ, संतृप्त और असंतृप्त में अंतर क्या है। आप घी और तेल में अंतर समझते हैं। घी अगर रूम टेम्परेचर पे है, अगर थोड़ी सी भी ठंडी होती है या रूम टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो घी हो जम जाता है। तेल कभी जमता है क्या? तो जो पदार्थ मतलब कि रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं समझ लो वो तो हो जाते हैं संतृप्त, और जो पदार्थ जो रूम टेम्परेचर में अपने मूल अवस्था में तेल है तो तेल की तरीके से लिक्विड में ही रहेगा, वो जमता नहीं है, तो वो हो जाते हैं असंतृप्त। ठीक है, तो ये जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में हो जाते हैं संतृप्त, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, एनिमल फैट बोला जाता है, ये संतृप्त वसा का उदाहरण है, और एनिमल में जो फैट पाई जाती है वो सब संतृप्त वसा का उदाहरण है। घी में जो फैट पाई जाती है, जो नारियल तेल है, नारियल तेल को अगर मतलब कि थोड़ा सा ठंडी के दिन में देखो आपकी बोतल जो नारियल तेल की रहती है वो पूरी तरीके से जमी होती है। और ये सारी चीज़ें जो संतृप्त वसा है ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जो असंतृप्त वसा है जैसे वनस्पति तेल है, आप कितना भी तेल को, रिफाइंड तेल है आपके यहाँ पे, कुछ भी कोई भी तेल है जो अब कितना भी ठंडी पड़ जाए कभी वो जम जाता है क्या? नहीं जमता है, वो असंतृप्त वसा होती है। कैसे बनता है जो मैंने बता रहा हूँ कि जो वनस्पति तेल है, अब तेल से घी बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो इसी को बोलते हैं तेल से घी बनाने की प्रक्रिया, या असंतृप्त वसा से संतृप्त बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं जो है हाइड्रोजेनिक
करण या हाइड्रोजनेशन, ये ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इसमें क्या होता है, जो वनस्पति तेल है ना, ये वनस्पति तेल है, ये असंतृप्त तेल है, इसको जो है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन इससे जोड़ते हैं। तो निकल कैटलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट रखना कि किसकी उपस्थिति में, जब तक निकल का नाम याद नहीं रखोगे सवाल गलत हो जाएगा। इसकी प्रेजेंस में जो है क्रिया कराई जाती है। ये आर्टिफिशियल रूप से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है उसी में ये हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण बोल देते हैं। इसकी प्रक्रिया में जब निकल उत्प्रेरक डाल के इसमें जो है इसमें प्रक्रिया कराई जाती है तो संतृप्त वसा बनती है, वनस्पति घी बन जाता है। तो तेल से घी बनाने की प्रक्रिया ये होती है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अगर मिला दो तो फैट बन जाता है। तो ठीक है, दिमाग में ये रखना है। तो ये सारी चीज़ें दो तरीके के होते हैं, दोनों चीज़ें आप समझ चुके हैं। और देख लो, जहाँ संतृप्त वसा का सेवन जो है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, वहीं इसका अधिक सेवन करने पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। ज़्यादा अगर संतृप्त, ज़्यादा घी, हल्का फुल्का घी खाओगे तो ठीक है, आपकी बॉडी बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन ज़्यादा घी खाओगे तो भाई नुकसान होगा उसका। ये कहने की कोशिश कर रहा। संतृप्त वसा की जगह असंतृप्त जो वसा होती है, जैसे तेल वगैरह हो गया, उनकी जगह पे ठीक है तेल, जो घी की जगह तेल खाना ठीक है। लेकिन अगर तेल दो तरीके का सिस और ट्रांस फैट हो गया, जो तेल जैसे समोसा वाला होता है या कोई भी जिसमें बार बार फ्राई किया जाता है ना, तो जो फैट होता है, जो तेल होता है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है कि एक ही तेल को 4 दिन बार यूज कर रहे हो, जितनी बार उसको फ्राई करते चले जा रहे हो तो ट्रांस में कन्वर्ट हो जा रहा। तो वैसे तो फैट अच्छा था, असंतृप्त फैट है अच्छा था, लेकिन अब जो ट्रांस फैट बन गया ना, वो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, वो सबसे नुकसानदायक हो जाता है, वो कैंसर कारक भी हो जाता है। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संतृप्त वसा की जगह असंतृप्त वसा का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से कम हानिकारक है। वही असंतृप्त वसा में जो ट्रांस फैट है का शरीर में पाचन नहीं होता है, इसकी वजह से ये संतृप्त वसा से भी अधिक हानिकारक हो जाता है। लेकिन जो शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ होते हैं, पेरिसेबल गुड्स होते हैं, इनमें ट्रांस फैट को मिलाए जाने पर अधिक समय तक ये फ्रेश और ताज़ा रहते हैं, इसलिए ट्रांस फैट का यूज़ इसमें किया जाता है। जिसके कारण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ट्रांस फैट का उपयोग खाद्य पदार्थों का अधिक उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिससे वो अपने लागत को कम कर सके। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, कि बस इससे क्या होता है कि फ्रूट जो पेरिसेबल गुड्स है, जो समय में ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, उनमें मिला दिया जाता है जिससे वो फ्रेश रहते हैं। इसकी वजह से कंपनियाँ मिला देती हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो दिमाग में ये रखना। अब देखो, हमको कोलेस्ट्रॉल समझना है, कोलेस्ट्रॉल के बाद इतनी सारी चीज़ें हैं वो समझना है, और उसके बाद प्रोटीन वगैरह समझना है। तो यहाँ से हम चीज़ों को अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आपको क्या करना है कि 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके इसकी PDF ले लेनी है, और सामने रख के आप सुन लोगे तो एक बार में चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये सारी जो वीडियो मैंने आपको बताया, ये आप सारी वीडियो देख रहे हैं हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है, वहीं पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करो और कमेंट तो ज़रूर करो। अपना फीडबैक आप लोग नहीं देते हो, मुझे बहुत गुस्सा आती है कि कम से कम आपको किस तरीके का, आप टेलीग्राम में मैसेज कर दोगे, अरे जाके थोड़ा सा वीडियो में कमेंट करो कि किस तरीके की वीडियो आपको लगती है, वहाँ पर जिससे थोड़ी रीच बढ़े। और ये करो, और अगर आपको मतलब कि शेयर करना है, अपने दोस्तों के बीच में रिकमेंड करना है तो रिकमेंड भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।